चलिए हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का आधार। यही ना पढ़ाए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का आधार। अच्छा, संगठन के आधार में बताया गया था कि किस लेवल से मिलकर बना हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी संगठन कैसा है, कौन किससे मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा हुई थी। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है जीवों में। तो कुछ जीवों में डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन टाइप होता है और कुछ में क्लोज टाइप होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है वैसा तंत्र जिसमें पाचन की प्रक्रिया हो, डाइजेशन की प्रक्रिया हो, ठीक है। भोजन का डाइजेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ऑर्गन इन विच डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ अदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम लोग, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, उस सब का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड बोल दीजिएगा। अच्छा है, डाइजेशन ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो हम लोग ले रहे हैं, यानी जटिल अवस्था में जो भी भोजन लेते हैं, उन सभी का पाचन जहाँ होता है वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पाचन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, ऑर्गन नहीं बोलेंगे उसको, तंत्र बोलेंगे, एक सिस्टम है वो बहुत सा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका अंतर्गत पाचन होता है, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट इसके बारे में लिख लिया जाए। लिखेंगे इट इज अ सिस्टम in which digestion of occurs, ठीक है। अच्छा, जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग भोजन लेते हैं ना, जटिल अवस्था में, जैसे आप चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्या उस अवस्था में आपके अंग कुछ आवश्यकता थोड़ी होता है? हमारा अंग क्या मांगता है? मान लीजिए कि आप जो भी भोजन कर रहे होते हैं वो जटिल अवस्था में होता है। उस जटिल अवस्था में आप उसका उपयोग, आपका बॉडी जो है, ऑर्गन जो है, अंग, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत होता है सर? उसका डाइजेशन का होना जरूरत होता है, पाचन का होना जरूरत होता है। पाचन क्यों होता है? तो पाचन इसलिए होता है ताकि जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड आप लिए हैं, यानी भोजन का जटिल अवस्था जो भी आप लिए हैं, उसको सिंपल अवस्था में तोड़ देना, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेगा? तो हम लोग भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन लिए, फैट, सॉरी भोजन में हम लोग मतलब चावल दाल सब्जी ये सब लिए, चिकन लिए, अंडा लिए, ब्रेड लिए, आइए कन्वर्ट किस में कर दिया? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में, मिनरल्स में। तो ये सामान्य अवस्था हो गया। हमारे अंग को रोटी चावल दाल सब्जी ये सब नहीं चाहिए, हमारे अंग को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये चाहिए। और ये होता है सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, यानी भोजन की सामान्य अवस्था। और हम लोग जिस अवस्था में लेते हैं वो है जटिल अवस्था, क्योंकि अधिकांशतः हमारा फूड जटिल अवस्था में होता है और हम लोग खाते हैं, उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद हमें तब ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? न्यूट्रिएंट्स सर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट हम लोग को प्राप्त होता है और इस तरह से जो है हम लोग एक पोषण प्राप्त करते हैं, तब हमारा पोषण होगा, पोषक तत्व प्राप्त होता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? यही एक सिस्टम का जरूरत होता है जो उसका पाचन कर सके, ठीक है। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। हम लोग भोजन, जैसे ही भोजन को निगलते हैं, भोजन को निगलने के बाद ये हमारे माउथ में, माउथ से होते हुए पहले हमारा माउथ में क्या होता है? दांत उसको कुतरता है, काटने में काम करता है, मस्टिकेट करता है, पीसता है,
चबाता है और तब उसके बाद उसका स्वेलिंग होता है, भोजन हम लोग निगलते हैं। भोजन निगलने के लिए फिर हमारा सलाइवा मदद करता है। सलाइवा उसके साथ मिक्स होकर क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। बोलस मतलब होता है कौर, छोटा छोटा कौर, बोलस बन जाता है ताकि आसानी से अंदर निगल सकें। और तभी हमारे ईसोफेगस से होते हुए, फैरिंग्स से होते हुए पहले ईसोफेगस में जाता है। बात समझ में आया? माउथ से, मुख से होकर चला जाता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स से होकर इसोफेगस, मतलब लैरिंग्स से होते हुए। लैरिंग्स वो पाइप अलग है, लैरिंग्स का पाइप होता है साउंड जनरेट करने वाला, ठीक है। ये हमारा, हमको जाना है फूड पाइप में, हमको एयर पाइप में नहीं जाना है। एयर पाइप में उधर हवा जाता है, लेकिन लैरिंग्स से होते हुए गुजरता है। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ आता है, इसोफेगस में। इसोफेगस से होते हुए ये कहाँ जाता है, हमारे एस्टोमैक में, अमाशय में आता है। एस्टोमैक में, अमाशय में आने के बाद ये फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर बड़ी आंत में आ जाता है। अब वो ऐसा नहीं है कि अमाशय में गया और अमाशय से तुरंत निकल के चला गया छोटी आंत में। 4 से 5 घंटे तक वो अमाशय में स्टोर रहता है। 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहने के बाद उसका पाचन होता है, मतलब कि उसमें HCl पाया जाता है। हम लोग कहाँ, अमाशय में, स्टोमैक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, मिक्सअप होता है उसके साथ, फूड के साथ, मिक्स होकर उसको जला देता है, पूरा पकाता है। और तब उसके बाद वो भोजन अब फिर निकल के कहाँ आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में आता है तो वहाँ पे बहुत सारे इंजाइम होते हैं जो उनको पचाने में मदद करते हैं। वहाँ और उन्हें तोड़ा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित होने वाले हैं। कुछ जो है आपके लीवर के द्वारा निकलने वाला होता है, सब वहीं आ जाता है। फिगर में वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो फिगर आपका बना हुआ है उसमें देख सकते हैं कि छोटी आंत देखिए, ड्यूडेनम दिख रहा है, वो रेड कलर वाला सी एक आकार का घुमा हुआ होगा। देखिए एक लाल रंग का पाइप दिख रहा है जो सी शेप का घुमा हुआ है, और वो है ड्यूडेनम। सबको दिख रहा है वहाँ पे ड्यूडेनम। अच्छा, वहीं ड्यूडेनम में देखिए उधर से लीवर से निकल के आ रहा है बाइल, पित्त, बाइल जूस। वहाँ वो गॉल ब्लैडर दिख रहा है, पित्त की थैली, तब पित्त के थैली से होकर आ रहा है क्या, बाइल, पीत आ रहा है, बाइल, बाइल जूस। अच्छा, इधर पैनक्रियाज है, एक लंबा सा पत्ता के जैसा संरचना, हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है वो। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, लीवर, और हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन का निर्माण होता है। आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना कम हो जाएगा तो आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। वही है पैनक्रियाज जो कि ये आपको शुगर से बचाए रखता है, यानी इंसुलिन का निर्माण करता है। अच्छा, अब ये जितना एंजाइम है, इस सबका स्राव सब आता है छोटी आंत में, ड्यूडेनम में, तब तक आपका भोजन अमाशय से निकल के छोटी आंत में आ जाता है। और छोटी आंत में आने के बाद फिर वहाँ पे क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फिर से वो टूटता है, और टूटेगा चूंकि ये सब एंजाइम उसको तोड़ने में मदद करेगा। और फिर वो चला जाता है बड़ी आंत के पहला भाग सीकम में, फिर चला जाता है कोलोन के पहला पार्ट असेंडिंग कोलोन में, तब ट्रांसवर्स कोलोन में, तब वो जाता है नीचे डिसेंडिंग कोलोन में, तब सिग्मोइड कोलोन में, तब रेक्टम में, और रेक्टम से होकर एनस में, एनस से होकर तब बाहर निकलता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब हम लोग जिधर से खाते हैं उधर से नहीं निकालते? नहीं, तो हम लोग में 2 नलिका है। ओ, इसका मतलब कि पाचन तंत्र कितने होते हैं, 2 तरह के, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। हम लोग कंप्लीट वाले हैं कि इनकम्प्लीट वाले? कंप्लीट वाले हैं, मतलब हम लोगों में खाने का अलग और निकालने का अलग रास्ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट यानी पूर्ण पाचन तंत्र। एक होता है इनकम्प्लीट, अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है, जिधर से खाएगा बेचारा उधरे से फिर निकालेगा। बस समझ में आ रहा है? मतलब उसका एक ही वो रास्ता है, उसके बॉडी में एक ही रास्ता होता है, एक ही छिद्र होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, और उसी सिंगल ओपनिंग के द्वारा वो खाना भी खाते हैं, यानी कि माउथ का की तरह भी कार्य करता है, और उसी से मतलब मल द्वार के तरह भी कार्य करता है। उसी से मल को अपने बाहर भी निकालते हैं, माने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब पाचन तंत्र तो समझ में आ गया। इट इज अ सिस्टम इन विच डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स, मतलब कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन में क्या होगा भाई, तो सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, अगर कोई पूछेगा पाचन क्या है,
तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का जब कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन मतलब क्या होता है? रूपांतरण होगा किस में? सर जब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में, तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड से सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में जब कन्वर्जन होगा यानी रूपांतरण होगा, इसको क्या बोलिएगा? भोजन के जटिल अवस्था। क्या बोलेंगे इसे? भोजन के जटिल अवस्था। तब अभी जो हम आप लोग को पूरा का पूरा पाचन तंत्र बता दिए हैं बाबू, हमारा पाचन तंत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है? सर माउथ से लेकर एनस तक, मुख से लेकर मल द्वार तक जितना भाग है पूरा पाचन तंत्र है। तो ये पाचन तंत्र क्या चीज में मदद कर रहा है? भोजन के पाचन में मदद कर रहा है। तो इसका मतलब सर पाचन में, भोजन के पाचन में क्या होता है? तो भोजन के जटिल अवस्था का रूपांतरण किसमें हो जाता है? भोजन के सरल अवस्था में, चाहे सामान्य भोजन के सामान्य अवस्था, चाहे भोजन के सरल अवस्था में कन्वर्जन हो जाता है। आया समझ में क्या? समझे? कितने लोगों को नहीं आया जी? सही में कुछ लोगों को नहीं भी आया है क्या? अच्छा, इसका मतलब सुनिए, तो इसका मतलब अगर कोई पूछ दे आपसे कि पाचन क्या है तो क्या बोलिएगा? इस पूरे को क्या कहा जाता है? आवाज से याद कर लीजिए। कोल्ड। कोल्ड मतलब कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब अब पाचन, यानी इसी को पाचन कहा जाए। पाचन क्या है? तो बोलेंगे भोजन के जटिल अवस्था का भोजन के सरल अवस्था चाहे सामान्य अवस्था में रूपांतरण के प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। बात समझ में आया? ये सब जहाँ टॉपिक है वहां हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। खैर आपके ये टॉपिक सब हटा दिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हट गया है पूरा, अब आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारे ख्याल से जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है, तो जब तक हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको रेस्पायरेशन पढ़ाने में समझ में नहीं आएगा। मैंने मान लीजिए कि हाँ, श्वसन वाला चैप्टर पढ़ाने से पहले हमें तो एक बार ये ईसोफेगस वाला नलिका के बारे में बताना होगा, तब ना फिर ईयर पाइप के बारे में बताना होगा। भले आपको एस्टोमैक के बारे में, लीवर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम खाली फेफड़ा पढ़ा के क्या कर लेंगे? तो इसीलिए वहाँ फिर पढ़ाना ही पड़ेगा। भले वो चैप्टर से हटा दिया लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यही करेंगे हम लोग, उसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे कि चैप्टर हट गया। अब ये समझ में आ गया पाचन किसको कहा जाता है? सब लोग को पता चल गया? ठीक है, चलिए अब इसका ऊपर वाले का हिंदी पहले लिख लीजिए। पाचन तंत्र यानी क्या है तो लिखेंगे, बोले हिंदी बोले। देखिए, यह एक ऐसा तंत्र होता है, यह एक ऐसा तंत्र होता है, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। यह एक ऐसा, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब इसको नीचे वाले पॉइंट को उतार लीजिए, उसके नीचे जो टेबल जैसा बनवाया है वैसा उतार लीजिए। हो गया?
चलिए हटा दिया जाए। अब पाचन तंत्र का प्रकार लिखें। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी का छूटा नहीं ना है जी? देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं जी? पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं? इनकम्प्लीट और दूसरे में कंप्लीट, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा हो जाएगा क्या? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पूर्ण तथा अपूर्ण पाचन तंत्र। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण पाचन, अपूर्ण पाचन तंत्र। अच्छा है अपूर्ण, और कंप्लीट में हो जाएगा क्या? पूर्ण पाचन तंत्र। अब ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में खाली इनकम्प्लीट लिखे हैं तो उसका हिंदी अपूर्ण पाचन तंत्र कैसे हो गया। तो हम लोग यहाँ इंग्लिश में आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हैं। और समझ में आया? अच्छा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं भी लिखिएगा तो वो तो अपूर्ण खाली थोड़ा है, वो तो अपूर्ण पाचन तंत्र ना है, इसलिए हम हिंदी में पूरा लिख दिए हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र। लोग एगो कहावत नहीं कहता है, ऊंट विद्यार्थी बानर तीनों जात डैश डैश डैश। समझो वही वाला है एकदम से। अच्छा अभी जब तक ओवर ब्रिज बन रहा है तब तक, मैंने ओवर ब्रिज शुरुआते में, बाद में थोड़ी ऐसा होगा। वायर वायर इधर उधर का हटता है ना, तो उसी कारण सब एक लाइन को लेकर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि सुबह नहीं होगा तो शाम को लाइव है, शाम को नहीं होगा तो सुबह को लाइव है, ऐसा तो करना पड़ेगा। बंद मान लीजिए कि कितना दिन तक आप बंद कर पाइएगा उसके कारण। फिर हम जनरेटर के लिए भी आज गए हुए थे, बहुत जल्द हम लोग का जनरेटर भी आ जाएगा। जब जनरेटर आ जा रहा है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि अब इलेक्ट्रिक पे भरोसा नहीं रहा। अच्छा रुकिए, इससे भी बात कर रहे हैं, दे दिया तो बहुत बढ़िया भी रहेगा। हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब पहला नंबर बाबू लिख कर एरो देंगे। पहला नंबर में इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र।
द ऑर्गेनिज्म, the organism, the organisms in which, the organisms in which वैसा जीव जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, इन विच सिंगल ओपनिंग, the organism in which single opening that acts as act मतलब क्या होता है जी, acts की तरह कार्य करना, acts मतलब कार्य करना, that acts as mouth and anus। ये बात आप लोग को समझाएं, यानी कि वैसे जीव जिसमें एक ही छिद्र हो जो एक्स एज मतलब की तरह कार्य करे, किसके तरह, मुख और मल द्वार की तरह कार्य करे, मतलब छिद्र एक ही हो, शरीर में एक ही छिद्र हो और वहीं पाचन तंत्र सॉरी वहीं मुख के तरह भी कार्य करे और वहीं मल द्वार की तरह भी कार्य करे। ठीक है, इसमें हिंदी क्या हो जाएगा, यानी कि वैसे जीव जिसमें एक ही छिद्र हो, वैसे जीव जिसमें एक ही छिद्र हो, वैसे जीव जिसमें एक ही छिद्र हो जो मुख तथा मल द्वार की तरह कार्य करे, एक ही छिद्र हो जो मुख तथा मल द्वार की तरह कार्य करता हो, जो मुख तथा मल द्वार की तरह कार्य करता हो, हो गया। देखिए, वैसे जीव जिसमें एक ही छिद्र हो जो मुख तथा मल द्वार की तरह कार्य करता हो, उसे अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है, उसे अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। मतलब एक ही वो छिद्र हो, मुख की तरह भी कार्य करे और मल द्वार एनस की तरह भी कार्य करे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो अभी वो पोरिफेरा छोड़ दीजिएगा, सिलिंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस। अच्छा, सिलिंट्रेटा को दूसरे नामों में क्या बोलते हैं, काइनेडेरिया तो नाइडेरिया, सी साइलेंट होता है, नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया भी कहते हैं। तो सिलिंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, बस यही तीन है जिसमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। सर पोरिफेरा को कहाँ छोड़ दिए, पोरिफेरा को कहाँ छोड़ दिए, एक बाद में आप नोट पॉइंट करके पोरिफेरा के बारे में बताइएगा, बेचारा कहाँ छूटा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इन पोरिफेरा बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट, यानी पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। पोरिफेरा में क्या होता है जी, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, अरे ये बात याद रखिएगा, पोरिफेरा को छोड़ दीजिए, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, सॉरी सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, यही तीन है जिसमें कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बाकी इसके अलावा जितना भी है, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा, इस सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बस समझ में आया। असर पोरिफेरा में क्या होता है, तो पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है।
इन पोरिफेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आर अपसेट। अच्छा ये बात आप लोग को लिखना होगा क्या, इसका हिंदी लिखना होगा क्या, पहले से बताए हुए हैं ये से। कैसे पढ़िएगा इसको, सिलिंटेरेटा, सिलिंटेरेटा, बहुत लोग इसको कोलेंटेरेटा भी कहते हैं। सिलिंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, सिलिंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस। हाँ टीनोफोरा पढ़िएगा, कटीनोफोरा नहीं, सी साइलेंट होता है। और वहां पे कनाइडेरिया नहीं, नाइडेरिया, सी साइलेंट हो जाता है, इसी को नाइडेरिया कहते हैं, सिलिंटेरेटा को। ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी लिख लिया जाए। नोट पॉइंट का हिंदी लिखिए। पोरिफेरा में पोरी, हाँ इसका हिंदी, हिंदी बोले इसका। अच्छा लिखिए, पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। पोरिफेरा में, पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, पोरिफेरा में, और कॉपी में पढ़िए, कॉपी में, हाथ पे क्या पढ़ रही हैं। पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। हो गया, पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर पे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, पूर्ण, पूर्ण पाचन तंत्र। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलिएगा बाबू, पूर्ण पाचन तंत्र क्या है, यानी कि वैसा तंत्र, सॉरी तंत्र में नहीं, वैसे जीव, ऐसे बोलिएगा। यानी कि ये किस में पाया जाता है और कैसा होता है, तो वैसे जीव जिसमें दो तरह के छिद्र हो। ठीक है, एनस एंड माउथ, माउथ एंड एनस, दो अलग अलग छिद्र हो। यानी लिखेंगे, तो वैसे जीव जिसमें दो अलग अलग छिद्र मुख तथा मल द्वार होते हों, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। दी ऑर्गेनिजम्स, दी ऑर्गेनिजम्स इन विच the organisms in which two opening, the organisms in which two opening, mouth and anus, are present। यानी the organisms in which two opening, mouth and anus are present। यानी कि वैसे जीव, क्या लिखेंगे, वैसे जीव, वैसे जीव जिसमें दो छिद्र मुख तथा मल द्वार, वैसे जीव जिसमें, वैसे जीव जिसमें दो छिद्र मुख तथा मल द्वार उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाएगा, कि उसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है, वो हो जाएगा पूर्ण पाचन तंत्र। जैसे में कौन कौन होगा जी, पूर्ण पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, अभी आपको बताया है ना, पोरिफेरा को छोड़ दीजिएगा, सिलिंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, तो इसमें अपूर्ण, अब बाकी नीचे का सब, यानी प्लेटी हेलमिंथस के बाद स्केल, स्केलमिंथस से लेकर स्केलमिंथस 2 कॉर्डाटा। ठीक है, स्केलमिंथस 2 कॉर्डाटा, यानी कि स्केलमिंथस से
कॉर्डाटा तक। ठीक है, स्केलमिंथस से कॉर्डाटा तक। ठीक है, अच्छा अच्छा। एन लगा दीजिएगा, स्केलमिंथस टू कॉर्डाटा। लिख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। हटा दिया जाए। तो वैसे जीव जिसमें दो छिद्र, मुख तथा मलद्वार उपस्थित हों, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचन तंत्र। यानी कि वो पूर्ण पाचन तंत्र हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ओपनिंग होते हैं, कितने छिद्र होते हैं? दो ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस। अच्छा, अपूर्ण पाचन तंत्र में कितने ओपनिंग होते हैं, कितने छिद्र होते हैं? सिंगल छिद्र होते हैं। ठीक है, और वही सिंगल छिद्र जो है मुख की तरफ भी कार्य करता है और मल द्वार की तरफ भी कार्य करता है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, हो गया सभी का। अच्छा, अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। अच्छा, ये परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? याद रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। चलिए, ये तो जान गए कि विलियम हार्वे के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी। ठीक है, लेकिन अब ये होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो एक बात पता है, हम लोग के शरीर में द्रव्य जो होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह परिसंचरित होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, और उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जिसके द्वारा ये सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कैसे आप पढ़े अभी पाचन तंत्र, तो हमारे शरीर में जो पाचन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और उसी तरह हमारे शरीर में द्रव्य पदार्थ का परिसंचरण एक जगह से दूसरे जगह जो होते रहता है, और ये जिस तंत्र के द्वारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि हम लोगों में रक्त का ही अगर प्रवाह होता है, तो कुछ रक्त जो है ये आर्टरी के द्वारा जाता है। आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, धमनी। आर्टरी जानते हैं ना जी, आर्टरी हो गया धमनी। और वेन, वेन मतलब हो गया सीरा। कल बताए थे, दिखाए थे फिगर, फिगर दिखाए ही थे। अच्छा, अच्छा उसके बाद वेन हो गया यानी कि सीरा। अच्छा, उसके बाद कैपिलरीज हो गया यानी कोशिकाएं। पतला पतला सा एकदम जो होता है वो कैपिलरीज होता है। अच्छा, तो ये तीनों के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता है एक जगह से दूसरे जगह, शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक। ये अलग अलग, जैसे कुछ हमारे शरीर में रेड कलर के वेन दिखाई देते हैं, रेड कलर में दिखाई देता है। कुछ ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका, कुछ ब्लड वेसल्स जो है ब्लू कलर में दिखाई देता है। और कुछ इनसे निकली हुई पतली पतली सी कोशिकाएं होती है यानी कि कैपिलरीज होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में जो रक्त का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, ये आर्टरी के द्वारा यानी कि धमनी के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा, और वेन के द्वारा। वेन यानी कि सीरा या नस जिसको कहते हैं। अच्छा, और कैपिलरीज मतलब हो गया क्या, कोशिकाएं। कोशिका के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र।
तो शरीर में तरल पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह पे परिसंचरित होना, यानी कि स्थानांतरित होते रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है, ये सब कहलाता है परिसंचरण। आज जिस तंत्र के द्वारा होता है उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज हुआ था। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ? खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब हुआ हृदय से निकलने वाला रक्त जब शरीर के अन्य अंगों तक बिना किसी रुधिर वाहिका के प्रवाहित हो, डायरेक्टली प्रवाहित हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन यानी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हृदय जो है एक तरह का पंपी सेट के तरह कार्य करता है। पंपी सेट आप देखा है ना जी, पानी पटाने वाला। अच्छा, जब मान लीजिए कि आपके घरों ये खेतों पे जब पानी पटाया जाता है, तो पंपी सेट जहाँ लगा हुआ हो, पंपी सेट के पास में अगर आपका खेत है तो आप क्या करते हैं, उसमें पाइप नहीं लगाते हैं, ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं, अब पानी ऐसे ही बहते हुए जा रहा है। तो ये हो गया। हाँ, बोरिंग जैसे बोरिंग में आप लगाते हैं, उसको भी बोरिंग कहते हैं क्या? ऊपर वाला जो, उसको बोरिंग नहीं कहते हैं। ऊपर जो निकला हुआ होता है जिससे पानी निकलता है, तब डायरेक्ट उसको खोल के छोड़ देते हैं ना जी। तो इस तरह से वो क्या होता है कि जब डायरेक्टली आप उसको ओपन करके छोड़ देते हैं तो वो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, सॉरी हाँ, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है। वो हो गया, उसको समझिए खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। यानी आपके शरीर के अन्य भागों तक रक्त का स्थानांतरण, आपके शरीर के अन्य भागों तक रक्त का स्थानांतरण किसके मदद से हो रहा है? मतलब हृदय से निकलने वाला, हृदय रक्त को पंप करता है, पंप करके रक्त को बाहर निकालता है। तो जब हमारे हृदय से निकलने वाला रक्त शरीर के अन्य भागों तक बिना किसी रुधिर वाहिका के जाए, डायरेक्टली फ्लो हो, ब्लड का डायरेक्टली हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाए, तब उसको कहेंगे ओपन टाइप। और क्लोज टाइप जैसे हम लोगों में हुआ, हृदय से निकलने वाला रक्त, हृदय जब रक्त को पंप करता है तो हृदय से निकलने वाला रक्त शरीर के अन्य अंगों तक किसके मदद से पहुंचता है? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, यानी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका के द्वारा पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका खेत पास में नहीं हो तो पंपी सेट में आप क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं ना जी। आप पाइप की मदद से आप खेतों के अलग अलग कोने तक पानी पहुंचाते हैं, तो वो हो गया बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। आज जब मान लीजिए कि आपका खेत एकदम पास में हो तो पंपी सेट आप खोलते हैं, सीधे पानी खेतों में जा रहा है, तो ये हो गया खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब बात समझ में आ गया? यानी कि अब खुले प्रकार और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। खुले प्रकार में बस यही है कि इसमें रुधिर वाहिकाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, डायरेक्टली ये हृदय से निकलने वाला रक्त शरीर के अन्य अंगों तक सीधे पहुंचता है। अब उसको ओपन टाइप कहते हैं। क्लोज टाइप में हृदय से निकलने वाला रक्त शरीर के अन्य भागों तक रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पहुंचता है, तो उसको क्लोज टाइप कहते हैं। पहले इसका हिंदी लिख लेंगे। देखिए, परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा लिखना होगा। हो गया, परिसंचरण तंत्र की खोज परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा हुआ था। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा हुआ था। हो गया, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा हुआ था। अब लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला में ओपन टाइप और दूसरे में क्लोज टाइप। यानी कि ब्लड पंप्ड आउट थ्रू द हार्ट, यानी कि जब हृदय से पंप होने के बाद, मतलब हृदय से निकलने के बाद रक्त शरीर के अन्य भागों तक सीधे पहुंचता है,
लिख लिए। हिंदी लिखिएगा। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में लिखेंगे खुले प्रकार। देखिए, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुले प्रकार और दूसरे में लिख लेंगे बंद प्रकार। ओके, खुले प्रकार और बंद प्रकार। अब लिखिए, ओपन टाइप लिखेंगे पहला नंबर, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुले प्रकार का ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या है? अब बोलिएगा, ब्लड, ऐसे लिखे, लिखना है इन ओपन टाइप ऑफ, इन ओपन टाइप ऑफ in open type of circulatory system, in open type of circulatory system, blood pumped out through the heart. In open type of circulatory system, blood pumped out through the heart, मतलब हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद सेल या चाहे आप कर दीजिए टिश्यूज एंड ऑर्गन कर दीजिए, सेल ज्यादा छोटा हो गया। टिश्यूज एंड ऑर्गन, टिश्यूज एंड organs are directly bath in it। इसका मतलब हुआ कि हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद शरीर के अन्य अंग, मतलब हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ऊतक तथा अंग डायरेक्टली इसमें नहाते हो, बात करते हो, मतलब उसमें भीग जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र में हमारा टिश्यू या ऑर्गन जो भी है, जब हृदय पंप करता है रक्त को, तो रक्त जो पंपिंग होकर हृदय से निकलता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जितने भी टिश्यू या ऑर्गन है पूरे को उसी में बाथ करा देगा, स्नान करते हैं, यानी डूबे रहते हैं, उसी ब्लड में डूबे रहते हैं। हम लोगों में ऑर्गन ब्लड में नहीं डूबा हुआ रहता है। हम लोग में ऑर्गन, कोई भी अंग जो है ब्लड में थोड़ी डूबा हुआ है, उसके आसपास से ब्लड होकर पास कर रही है, जो एक नलिका के माध्यम से जा रही है। लेकिन कुछ जीवों में देखिएगा तो उसमें क्या होता है, जिसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें अंग जो है पूरा रक्त में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां परिसंचरण तंत्र नहीं है, सॉरी, वहां पे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा रक्त का परिसंचरण नहीं होता है, एकदम खुले प्रकार से रक्त जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी लिख लेंगे। इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पंप्ड आउट थ्रू द हार्ट, tissues and organs are directly bathed in it।
हिंदी लिखिए। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद अच्छा है, हृदय से रक्त पंप होकर, वही हुआ, लिख लिए। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद क्या लिखे हैं? हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंचता है, सीधे शरीर में पहुंचता है। हो गया? खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंचता है। रक्त के बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंचता है तथा ऊतक और अंग, चाहे वही कोशिका या ऊतक भी लिख सकते थे, तथा ऊतक या अंग, तथा ऊतक और अंग लिखे हैं, तथा ऊतक और अंग रक्त में डूबे रहते हैं, तथा ऊतक और अंग रक्त में डूबे होते हैं। तो खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? हृदय से रक्त के बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंच जाता है। हृदय से रक्त बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंचता है। ठीक है? खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय से रक्त के काट दीजिए, तो रक्त के बाद के जो है उसको काट दीजिए। रक्त बाहर निकलने के बाद सीधे शरीर में पहुंचता हो तथा ऊतक और अंग रक्त में डूबे हो गया? चलिए, अच्छा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरे नंबर में क्लोज, हाँ लिखवाएंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कैसे लिखिएगा? लिखेंगे इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो सर हृदय से रक्त के पंप होने के बाद शरीर में सीधे पहुंचा जाता है। अभी आगे वो सब लिखवाएंगे भाई, उसी के बारे में तो पढ़ना ही है। अच्छा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? तो इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है बाबू, इसमें हो जाएगा ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। किसके मदद से जाएगा जी? ब्लड वेसल्स। इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त रुधिर वाहिकाओं के मदद से
परिसंचरित होता है, मतलब एक जगह से दूसरे अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, VESSELS है वेसल्स। चलो इसका हिंदी लिखेंगे, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त रुधिर वाहिकाओं के मदद से, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त रुधिर वाहिकाओं के मदद से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है। उसी को बोलते हैं परिसंचरित होना। एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाए जाते हैं, एक अंग से दूसरे अंगों तक, एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटेड यानी परिसंचरित होना। अब परिसंचरित का मतलब होता है एक अंग से दूसरे अंगों तक रक्त का पहुंचना। अच्छा अब ये बताइए, ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, यानी रुधिर वाहिकाएं कितने तरह के होते हैं? सर रुधिर वाहिका हमारी बॉडी में 3 तरह का होता है। कौन कौन? आर्टरीज, वेन, एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये सब क्या है जी? सर इनको कहा जाता है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं, वाहिका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला। किसको ले जाने वाला? ब्लड को ले जाने वाला, तो उसको ब्लड वेसल्स कहा जाएगा, यानी कि रुधिर वाहिकाएं कहा जाएगा। ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज यानी धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं। चलिए हो गया। आप लोग बुक रखे तो पता चलना चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो कहाँ है, एक बार में ध्यान वहां चल जाना चाहिए। पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए कि किस पैराग्राफ में। घर पे बुक एक बार पढ़िए, रीडिंग डालिए। हो गया? तो ये ब्लड वेसल्स है। अच्छा हाँ, देखिए एक चीज बता रहे हैं, एकदम आप लोग इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए कि रुधिर वाहिका के मदद से रक्त हमारे शरीर के एक अंगों से दूसरे अंग तक पहुंचाए जा रहे हैं, तब उसको कहा जाएगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब मान लीजिए कि रुधिर वाहिका के मदद से रक्त को नहीं पहुंचाया जाए, जब डायरेक्टली पहुंचा दिया जाए, जब हृदय से रक्त के निकलने के बाद रक्त हमारे शरीर के अंगों तक सीधे पहुंचता हो, तब उसको कहेंगे हम लोग ओपन टाइप। आज जब किसी रुधिर वाहिका के मदद से पहुंचाया जाए तब क्लोज टाइप। बस इतना ही अंतर है। एक में क्या है वही नहीं बताया आपको, पंपी सेट से निकलने वाला पानी जब सीधे खेत में जा रहा हो बिना पाइप लगाए, तब वो हो गया ओपन टाइप। और जब उसमें पाइप लगा के खेतों के अलग अलग भागों तक आप पानी को पटाते हैं, तो ये हो गया क्लोज टाइप। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि
यहाँ आप रक्त को पहुंचा रहे हैं, यहाँ पंपी सेट वाला, पंपी सेट आपका कौन सी है, हार्ट है, हृदय। अच्छा पंपी, और किसके मदद से पहुंचा रहे हैं, पाइप। तो पाइप आपका कौन सा है, ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिका है। अब ब्लड वेसल्स में कितने तरह के ब्लड वेसल्स हम लोग में होते हैं, तीन तरह के, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, यानी धमनियां, सिराएं और कोशिकाएं, हो जाएगा कैपिलरीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लास्ट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, इन पॉरीफेरा, स्लिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, इस सब में ये परिसंचरण तंत्र जो होता है ये नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। हम लोग लिखते हैं, इन न करके लिख दीजिए, फ्रॉम पॉरीफेरा टू स्केल, from porifera to escalminthus, from porifera to escalminthus, circulatory systems are absent, याद रखेंगे, ठीक है। पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं। हिंदी बोलेंगे तो शायद लिखे लीजिएगा, हिंदी बोले, लिख लिया, हिंदी लिखेंगे, पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक, पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक, पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक, पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं, हो गया। पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थस तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। अब बोलेंगे फ्रॉम एस्केलमिन्थस के बाद क्या आता है, एनेलिडा, तो फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, यानी एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डेटा, इस सब में पाया जाता है। फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, from Annelida to chordata, circulatory system circulatory systems are present। हो गया, यानी एनेलिडा से कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। हो गया, हिंदी बोला जाए, हिंदी लिखेंगे,
देखिए एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जी सर। एनेलिडा से टाइपिंग मिस्टेक, लिख लिए, कह रहे हैं कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है, सारा बात लिख लिए इंग्लिश में, अब हिंदी में लिखते वक्त तब दोहरा रहे हैं। कल कहते कि सब छूट गया है, हिंदी लिखवाते वक्त इंग्लिश कह रहे हैं। लिखेंगे एनेलिडा से कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। हो गया। एनेलिडा से कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, सॉरी उपस्थित होता है। एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है सिमेट्री। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति, सममिति। अच्छा सममिति क्या है? तो सममिति हम लोग उसको बोलते हैं जिसके बॉडी दो अलग अलग इक्वल पार्ट में बंट जाए, उसको हम लोग सममिति कहते हैं। और जो नहीं बंटता है उसको असिमेट्री कहते हैं। तो सममिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि सममिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटे हैं। कौन? सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, यानी कि सममितीय तथा असममितीय। समझ में? सममितीय तथा असममितीय। तो सममितीय में क्या हो जाएगा, मतलब इसमें बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सममितीय हो गया। और जिसमें बॉडी दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं उसको असममितीय कहते हैं। अच्छा, अब सममितीय दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बाइलैटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्व सममिति तथा और ये सममिति। तो बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब दाएं और बाएं किसी एक एक्सिस के काटने पर, किसी एक एक्सिस से काटने पर, यानी कि एक ही अक्ष से काटने पर, अगर मान लीजिए इसको आप काट रहे हो तो एक अक्ष पर अगर इसको काटिएगा तो दाएं और बाएं दो भागों में बढ़ जाएगा। तो जब किसी एक अक्ष पर काटने पर दाएं और बाएं भागों में बढ़ जाता हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? जब दाएं, तो इसको दो पार्ट में टूटा है, एक दाएं भाग और दूसरा बाएं भाग, तो इसको बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं, यानी द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। बात समझ में? सममिति के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? एक सिमेट्रिकल और दूसरा असिमेट्रिकल, यानी सममितीय और दूसरा असममितीय। सममितीय किसको कहते हैं? तो अगर कि कोई जीव को किसी भी अक्ष से काटकर, किसी भी अक्ष से काटकर दो बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी कि सममितीय। और जब मान लीजिए कोई जीव किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता हो उसको असिमेट्रिकल, यानी असममितीय। अब सममितीय दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल दो प्रकार का होता है। बाइलैटरल सिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्री, और दूसरा क्या होता है? ये रेडियल सिमेट्री। तो बाइलैटरल यानी द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या हुआ कि जब किसी जीव को काटने पर दो दाएं और बाएं दो अलग अलग भागों में बंट जाता हो तो उसको द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। और जब मान लीजिए कि किसी भी एक्सिस पर काट कर उसको दो भागों में बांटा जा सकता हो, किसी भी अक्ष पर काटकर दो भागों में बांटा जा सकता हो, तब उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री में अक्सर गोलाकार संरचना जो होगा वो आएगा, क्योंकि गोलाकार संरचना को हम लोग किसी भी एक्सिस पर काट के, किसी भी एक्सिस पर काटेंगे तो दो बराबर भाग में बांट सकता है। लेकिन बाइलैटरल में क्या होता है कि एक ही एक्सिस पर काट कर उसको दाएं और बाएं टुकड़ों में बांटना होगा, तब उसको द्विपार्श्व कहते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। सिमेट्री हेडिंग डाल दीजिए, कल के क्लास में पढ़ा जाएगा इसको। हाँ, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये समय अभी नहीं है हम लोग के पास उतना।
कि खत्म हो पाए। बुक किनका है? पूरा प्लेन है जी, उसको काहे नहीं पढ़ रहे हैं घर पे? और जिनका छूटा हुआ है आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं? जिनका भी छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लें।